जय हिंद दोस्तों, त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम हाजिर हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको पिछली क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर आप नए हमारे चैनल पर अभी जुड़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली जो भी वीडियोस अपलोड हुई हैं उन्हें जाकर देख लीजिए, इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और अगर आप हमारे सेशन को पसंद कर रहे हैं, अगर आपके लिए यूजफुल साबित हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये ऑथेंटिक चीजें हैं, तो हमारे सेशन को लाइक किया करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक अपॉस्ट्रोफी है। अपॉस्ट्रोफी जो कि आपके एग्जाम के लिए अपॉस्ट्रोफी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मजा आएगा इसको पढ़ के। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि अपॉस्ट्रोफी होता क्या है और इसके कितने यूजेस हैं और किस किस तरीके से यूज होता है और कौन से ऐसे रूल्स हैं इससे रिलेटेड जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी को आपको सिंपली समझना है कि अपॉस्ट्रोफी आप जानते हैं कि इस तरीके का एक साइन होता है, किसी वर्ड के लास्ट में ऐड करता है। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की तरीके से। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जहां पर अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर अपॉस्ट्रोफी यस का यूज किया जाता है। ये सारी की सारी बातें हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अपॉस्ट्रोफी का यूज होता क्यों है। देखिए, अपॉस्ट्रोफी के ढेर सारे यूजेस हैं। कई बार प्लूरल फॉर्मेशन के लिए करते हैं, पोजीशन या बिलोंगिंग बताने के लिए करते हैं। तो अभी हमारा जो पर्पस है इसको पढ़ने का, हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा पॉजेसिव केस फॉर्मेशन का है। ठीक है, मैंने बताया कि इसका यूज करेंगे आप पॉजेसिव केस के फॉर्मेशन में। पॉजेसिव केस की फॉर्मेशन में इसका यूज करेंगे। इसका यूज करते हैं प्लूरल फॉर्मेशन के लिए, इसका यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कई तरीके से अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे काम की जो चीजें हैं वो है पॉजेसिव केस। ठीक है, पॉजेसिव केस क्या होता है, यहां पर सीधा सीधा आपको समझना है कि पोजीशन या बिलोंगिंग बताने के लिए, पोजीशन या बिलोंगिंग, पोजीशन या बिलोंगिंग मतलब अधिकार या संबंध बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि अपॉस्ट्रोफी का यूज करते क्यों है। ठीक है, ये आप समझ गए। तो आप समझ लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या जरूरी रूल्स है जिन्हें आपको जानना चाहिए। ठीक है, देखिए, इससे रिलेटेड सबसे पहला अगर रूल हम समझे, अपॉस्ट्रोफी से रिलेटेड सबसे पहला रूल क्या होगा कि अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं लिविंग बीइंग के साथ, सजीव के साथ। मींस निर्जीव के साथ इसका यूज करना गलत होता है। सबसे पहला रूल आपके लिए ये होगा। ठीक है, तो अगर समझे रूल 1 में, तो आप समझोगे कि जो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग जिसको आप हिंदी में सजीव कह सकते हैं, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करना सही है। ठीक है, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो ये क्या है, निर्जीव है जिसे आप हिंदी में कहते हैं, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करना रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको यही समझना है। अब लिविंग बीइंग, सजीव का मतलब हो गया कोई भी सजीव व्यक्ति है, अगर उसके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करना हम चाहें तो कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं करेंगे। अब इन दोनों रूल्स के भी ढेर सारे एक्सेप्शन है, बारी बारी से हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, किसी सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, सबसे पहले समझो, अगर बोला गया कि मिस्टर नरेंद्र मोदी's term is one of the most successful terms in Indian history.
in Indian history. मिस्टर नरेंद्र मोदी टर्म, टर्म का मतलब होता है कार्यकाल, है ना? मिस्टर नरेंद्र मोदी टर्म is one of the most successful terms in Indian history. इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टर्म में से एक है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कार्यकाल में से एक है मिस्टर नरेंद्र मोदी टर्म। नरेंद्र मोदी देखिए नाम है ना, हमारे प्रधानमंत्री का नाम है। ये क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, सजीव है ये, और इनके लास्ट में अपॉस्ट्रोफी का यूज करना, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना बिल्कुल सही है। तो ये पहला एग्जांपल हो गया जिसमें हमने समझ लिया कि अपॉस्ट्रोफी का यूज सजीव के साथ किया जाता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम समझते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। एक दूसरे सेंटेंस में हम ये समझते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, द टेबल्स लेग इज ब्रोकन। द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, टेबल का लेग टूटा हुआ है, ऐसा इसका मीनिंग है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अपॉस्ट्रोफी का यूज टेबल के साथ हुआ है, दैट इज नॉन लिविंग थिंग। टेबल मतलब मेज, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, ये सजीव नहीं है, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करना गलत होगा। तो यहां पर आपको ये समझना है कि अपॉस्ट्रोफी रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ लेना है कि कभी भी अगर आपको अपॉस्ट्रोफी रिमूव करना है, अपॉस्ट्रोफी हटाना है किसी वर्ड से, तो उसके प्लेस पर आपको ऑफ का यूज करना पड़ेगा। अपॉस्ट्रोफी रिमूव करने के लिए ऑफ का यूज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगर इसको हम सही करके लिखें, इस सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? the leg of the table is broken. The leg of the table is broken. यहां पर हमने कर लिया, अपॉस्ट्रोफी को रिमूव करके हमने ऑफ का यूज कर लिया। क्यों कर लिया? बिकॉज टेबल के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो ये बहुत ही पहला रूल था और बहुत ही आसान था कि सजीव के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं और निर्जीव के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, चलो दूसरा रूल समझ लेते हैं, सेकंड रूल समझ लेते हैं। रूल 2 की अगर बात करें, रूल 2 की बात करें कि अगर कोई नाउन है, मैं लिख ही देता हूं, यदि किसी नाउन के अंत में एस लगा हो, यदि किसी नाउन के अंत में एस लगा हो तो केवल अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं, केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे समझो ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी हो, अगर लास्ट में एस है तो जनरली उसके साथ अपॉस्ट्रोफी का, केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए जेम्स हाउस, तो ये सही नहीं है। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? जेम्स करना पड़ेगा, जेम्स हाउस। आप देख रहे हैं कि जेम्स ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में ऑलरेडी एस लगा हुआ है। जेम्स के लास्ट में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो वहां पर आप केवल अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो ये तो जेम्स क्या है? किसी का नाम है, सिंगुलर है। ठीक है, अगर बोला गया, अगर आपने एक वर्ड लिखा बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, तो ये गलत है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि बॉय के लास्ट में ऑलरेडी एस लगा हुआ है। तो जब एस पहले से है तो वहां पर केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं, एस नहीं लगाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? बॉय जैसे है वैसे रहेगा, उसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी का यूज कर देंगे, एस रिमूव कर देंगे और क्या हो जाएगा? हॉस्टल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड रूल था जिसमें आपको समझना था कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस होता है तो जनरली वहां पर केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब अगले रूल की अगर बात करें, अगले कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, तो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी कंपाउंड नाउन,
किसी कंपाउंड नाउन, किसी कंपाउंड नाउन, हाइफनेटेड नाउन, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन एटसेट्रा के अंतिम शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अंतिम शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी, अंतिम शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अंतिम शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे अगर हम एक वर्ड लिखें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया स्पीच, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया कंसेंट इज necessary for this agreement. Prime Ministers of India consent is necessary for this agreement. इस एग्रीमेंट के लिए, इस समझौते के लिए भारत के प्रधानमंत्री का कंसेंट मतलब सहमति आवश्यक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और इंडिया, ये थ्री वर्ड्स हैं, ये थ्री वर्ड्स मिलकर एक नाउन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि कोई भी ऐसा नाउन है जो मेनी वर्ड से मिलकर बना है, ढेर सारे वर्ड से मिलकर बना है, या कंपाउंड नाउन है, तो उसके आखिरी शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि मिनिस्टर के साथ एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, ये गलत है। आपको एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगाना पड़ेगा? इंडिया के साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर आपको करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया's consent is necessary for this agreement। तो आप देख रहे हैं कि हमने अपॉस्ट्रोफी किसके साथ यूज कर दिया भाई? इंडिया के साथ यूज कर दिया। इंडिया जो कि इस कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड है, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करना बिल्कुल सही है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। दूसरा, अगर एक और एग्जांपल हम समझे इसमें, अगर हम एक और एग्जांपल का सहारा लें, हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हाइफनेटेड नाउन की अगर बात करें, अभी आपने लिखा कि कोई हाइफनेटेड नाउन होता है, कोई हाइफनेटेड नाउन होता है तो उसके लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। ठीक है ना? अगर हम लिखें दिस इज माय सन इन, अगर हमने ऐसे लिख दिया दिस इज माय सन्स इन लॉ हाउस, यह मेरे सन इन लॉ का हाउस है, तो ये गलत होगा, रॉन्ग होगा। बिकॉज आप देख रहे हैं कि सन इन लॉ क्या है? एक हाइफनेटेड नाउन है, और हाइफनेटेड नाउन भी एक तरीके का कंपाउंड नाउन ही होता है। इसके भी लास्ट में हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा दिस इज माय सन इन लॉज हाउस, यह मेरे सन इन लॉ का घर है। तो आप देख रहे हैं कि सन इन लॉ क्या है? एक हाइफनेटेड नाउन है, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज आपने लास्ट वर्ड के साथ किया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं केस इन एपोजिशन का। केस इन एपोजिशन का एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बोले कि I want to read, मैं पढ़ना चाहता हूं एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, और कॉमा देकर इनके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन लिखी गई। द साइंटिस्ट बायोग्राफी। I want to read, मैं पढ़ना चाहता हूं
एपीजे अब्दुल कलाम और उनके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी गई, द साइंटिस्ट, जो कि वैज्ञानिक हैं, उनकी बायोग्राफी को मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं एपीजे अब्दुल कलाम जो कि साइंटिस्ट हैं, उनकी बायोग्राफी को पढ़ना चाहता हूं, ऐसा इसका मीनिंग है। तो आप देख रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम एक नाउन है ना, और इनके लिए एडिशनल वर्ड लिखा गया इनकी मीनिंग को और ज्यादा सटीक बनाने के लिए, इस नाउन की मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, उसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम केस इन अपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये साइंटिस्ट क्या है, केस इन अपोजिशन है। तो अगर किसी नाउन के साथ, किसी नाउन के लिए केस इन अपोजिशन का यूज किया जाएगा, तो हम अपॉस्ट्रोफी का यूज उस नाउन के साथ न करके केस इन अपोजिशन के लास्ट वर्ड के साथ करते हैं, ये आपको समझना है। तो हम क्या कर लेंगे भाई, इस सेंटेंस को अगर मैं दोबारा लिख दूं, I want to read APJ अब्दुल कलाम, कॉमा करके लिखेंगे द साइंटिस्ट और इसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे क्या, बायोग्राफी। बात आ रही समझ लो। तो अगर किसी नाउन के लिए केस इन अपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो उसके भी आखिरी वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, ये आपको समझना है। चलो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अगला रूल जो भी है, नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, अगला रूल ये आता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कंट्री, ये सब के देश, ये जो है इनमें नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करना सही होता है। जैसे हमने बोला कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी कंट्री का नाम, एटसेट्रा, इनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल समझते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लिखें, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, इंडियाज पॉपुलेशन is increasing day by day. India's population is increasing day by day. भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ये आपका सेंटेंस है। इसमें आप देख रहे हैं कि इंडिया के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस करेक्ट है। इंडिया यानी कि कंट्री का नाम है, इसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर बोला जाए त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस, त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस स्टूडेंट्स are very hard working. ठीक है, आप देख रहे हैं त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस, आपकी कोचिंग का नाम है, ये एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जा सकता है। आप देख रहे हैं चूंकि क्लासेस के लास्ट में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ अलग से एस नहीं लगाएंगे, केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। मतलब हम टू मच हिसिंग को अवॉइड करते हैं, टू मच हिसिंग साउंड जहां पर आता है उससे बचते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम हो गया, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो गया, किसी देश का नाम हो गया, उसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, अब समझिए जरा अगला इंपॉर्टेंट रूल क्या है। अगले इंपॉर्टेंट रूल की अगर बात करें, अगला इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हम पोजीशन दो तरीके से डिनोट करते हैं, दो तरीके का पोजीशन डिनोट कर सकते हैं। अगर
दो अलग अलग व्यक्ति हैं, अगर दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो उनके लिए दो तरीके से पोजीशन डिनोट किया जा सकता है। एक तो होता है कंबाइंड पोजीशन, एक तो होता है कंबाइंड पोजीशन और दूसरा होता है सेपरेट पोजीशन। एक होता है कंबाइंड पोजीशन और दूसरा होता है सेपरेट पोजीशन। मतलब कि दो ऐसे नाउन्स लिखे जाएंगे और उनके लिए कोई तीसरा नाउन लिखा जाएगा जो दोनों के लिए कंबाइंड पोजीशन रखता है, यानी कि दोनों के लिए एक ही होने का सेंस रखता है, तो अपॉस्ट्रोफी का यूज एक ही बार करेंगे। और अगर वो तीसरा नाउन उन दोनों नाउन्स के लिए अलग अलग होने का अर्थ रखता है तो अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग अलग अलग करते हैं। कैसे करते हैं हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, हमने कहा कि हम कोई एक नाउन लिखेंगे, ठीक है, एक दूसरा नाउन होगा, एक दूसरा नाउन होगा, इन दोनों नाउन्स को हम एंड से ज्वाइन करेंगे, इन दोनों नाउन्स को हम एंड से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद अगर हम कोई तीसरा नाउन लिखते हैं, इसके बाद हम अगर कोई तीसरा नाउन लिखते हैं और ये थर्ड नाउन अगर इन दोनों नाउन्स के लिए एक ही होने का सेंस रखता है, यानी कंबाइंड पोजीशन रखता है, तो अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग एक ही बार करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये नाउन इन दोनों के लिए अलग अलग होने का सेंस रखता है, यानी कि सेपरेट पोजीशन है इस पर उन दोनों नाउन्स का, तो अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग सेपरेट करके करेंगे, अलग अलग करेंगे। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, एक सेंटेंस में लिखता हूं, इंडिया एंड चाइना's present conditions, India and China's present conditions clearly indicate that both the countries will face a lot of problems in the coming time। ये आपका सेंटेंस है। इंडिया एंड चाइना's present conditions clearly indicate that भारत और चीन की वर्तमान परिस्थितियां स्पष्ट रूप से इंडिकेट करती हैं कि both the countries will face a lot of problems in the coming time, कि दोनों देश आने वाले समय में ढेर सारी समस्याओं से जूझ रहे होंगे, ऐसा ही सेंटेंस का मीनिंग है। तो आप देख रहे हैं कि एक नाउन है इंडिया और दूसरा नाउन है चाइना, ठीक है, और इन दोनों को एंड से ज्वाइन किया गया, इन दोनों को एंड से ज्वाइन किया गया और इसके लिए तीसरा नाम लिखा गया, क्या, कंडीशंस। तो यहां पर ये समझना है कि जो कंडीशंस है इन पर इंडिया और चाइना का सेपरेट पोजीशन है या फिर कंबाइंड पोजीशन है, यानी क्या इन दोनों की एक ही कंडीशंस है या अलग अलग कंडीशंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप समझिए जरा, इंडिया और चाइना की क्या एक ही परिस्थितियां हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की अपनी अलग परिस्थितियां हैं और चाइना की अपनी अलग परिस्थितियां हैं, दोनों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, यानी ये जो कंडीशंस है ये इंडिया और चाइना दोनों के लिए अलग अलग होने का सेंस रखता है, और जब अलग अलग होने का सेंस रखेगा तो अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग अलग अलग किया जाएगा, ठीक है। यही पर आपको समझ लेना है कि जब एक ही होने का सेंस रखेगा तो अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग एक ही बार किया जाएगा, लास्ट वर्ड के साथ किया जाएगा, ये आपको समझना है, ठीक है। तो अगर इसका करेक्शन देखा जाए तो क्या होगा, करेक्शन में आप इंडिया एंड चाइनाज नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशंस, इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशंस, इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशंस। ठीक है, तो समझना यह है कि इंडिया के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे और चाइना के साथ भी अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जाएगा, ठीक है। चलो, ये एक एग्जांपल था, एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल अगर हम लिखें, I visited Rahul's and Diya's house twice. I visited Rahul's and Diya's house twice. But I found the couple absent. I visited Rahul's and Diya's house twice. मैं राहुल और दिया के घर 2 बार गया। But I found the couple absent. लेकिन मैंने उस जोड़े को, उस कपल को absent पाया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राहुल और दिया के लिए कपल वर्ड का यूज हो रहा है। और कपल अगर वो दोनों हैं, जाहिर है कि अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो उनका एक ही घर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कपल है तो उनका एक ही घर होगा। आप देख रहे हैं कि एक नाउन राहुल है, दूसरा नाउन दिया है, इन दोनों को एंड से ज्वाइन किया गया है और इनके लिए तीसरा नाउन हाउस लिखा गया। बोला गया कि ये कपल है तो जाहिर है कि इन दोनों का एक ही घर होगा, यानी कंबाइंड पोजीशन है। और कंबाइंड पोजीशन जब होता है तो लास्ट वर्ड के साथ एक ही बार अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, या ऐसे कह लें कि जब उन दोनों नाउन्स के लिए तीसरा नाउन एक ही होने का अर्थ रखता है तो अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग एक ही बार करते हैं, आखिरी वर्ड के साथ करते हैं। यानी राहुल्स एंड दियाज न करके आपको लिख देना पड़ेगा सिंपली राहुल एंड दिया लिखेंगे, ठीक है। और इनके साथ एक बार अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। तो राहुल्स एंड दियाज न करके आपको राहुल एंड दियाज करना पड़ेगा। अपॉस्ट्रोफी का यूज केवल दिया के साथ किया जाएगा। क्लियर है? ये बात आई होगी आपको समझ में। होप कि ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए होंगे आप। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे सेशन को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसका अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अपॉस्ट्रोफी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और स्टूडेंट्स को होती है बहुत ज्यादा कठिनाई, ठीक है। समझते हैं अगला रूल क्या है। अगला रूल का मतलब अगले रूल में हमको यह समझना है कि डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज अगर सेंटेंस में होगा, डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज अगर लगातार 2 शब्दों के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा तो वो गलत होगा। लगातार 2 शब्दों के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, यानी डबल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे, जरा हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। अगर लिखा जाए my wife's secretary's mother has died। मेरी वाइफ के सेक्रेटरी की मदर की डेथ हो गई है, मतलब मेरे वाइफ के सेक्रेटरी की मदर की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा एक सेंटेंस है। तो आप देख रहे हैं कि वाइफ और सेक्रेटरी दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज किया जा रहा है। वाइफ के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यूज किया जा रहा है और सेक्रेटरी के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यूज किया जा रहा है। लगातार 2 शब्दों के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज हुआ है, ये गलत है, ये सही नहीं है। इसे कहते हैं डबल अपॉस्ट्रोफी, और डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज करना गलत है। तो आपको समझना है कि जो दूसरा वाला जो सेकंड वर्ड होता है जिसके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज हुआ है, वहां से अपॉस्ट्रोफी को रिमूव कर देते हैं। और ये मैंने शुरू में ही बता दिया कि जब आप अपॉस्ट्रोफी को रिमूव करेंगे, जब आप किसी वर्ड से अपॉस्ट्रोफी को हटाएंगे तो वहां पर ऑफ का यूज करना पड़ेगा। अपॉस्ट्रोफी हटाने के लिए ऑफ का यूज करना पड़ेगा। यानी इस सेंटेंस को कैसे लिखना पड़ेगा? आप इसको लिखेंगे द mother of my wife's secretary has
died. The mother of my wife's secretary had died. मेरे वाइफ की सेक्रेटरी की मदर की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा इसका मीनिंग है। तो आप देख रहे हैं कि वाइफ के साथ एपोस्ट्रोफी अभी भी लगा है, यानी जो फर्स्ट वर्ड होगा ना, जो फर्स्ट नाउन होगा जिसके साथ एपोस्ट्रोफी लगता है वो लगा ही रहेगा, उसको एज इट इज लिखेंगे, उस वर्ड से एपोस्ट्रोफी को रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा वर्ड होगा उससे एपोस्ट्रोफी रिमूव करेंगे, और जब एपोस्ट्रोफी रिमूव करेंगे तो वहां पर आपको ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां हमने क्या कर दिया है, एपोस्ट्रोफी रिमूव कर दिया है, किससे, सेक्रेटरी से, और उसके प्लेस पर हमने क्या कर दिया, ऑफ लगा दिया। तो ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि लगातार दो शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं यूज करते हैं। तो समझना यह है कि जो दूसरा वर्ड होगा वहां से एपोस्ट्रोफी रिमूव करेंगे, और ये भी समझ लेना है कि एपोस्ट्रोफी रिमूव करने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझने आ गया होगा। ये था एपोस्ट्रोफी का पार्ट 1। ये पहले पार्ट में हमने इतने रूल्स को कवर किया। एपोस्ट्रोफी इतना ही नहीं है, अभी और भी ढेर सारे रूल्स है इससे रिलेटेड, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद।